अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। कल नौशहरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पावर शो किया, तो आज पीडीएम भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आज आपने देखा मौलाना फजल रहमान, खाकान अब्बासी, दीगर इनके जो सीनियर रहनुमा हैं पीडीएम में शामिल, उन्होंने आज एक पावर शो किया पेशावर में। और इसके साथ हमने देखा कि लाहौर में भी एक तकरीब से खिताब किया। गुलजार अहमद साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अली अहमद कुर्द साहब के बाद गुफ्तगू की। कुछ अली अहमद कुर्द साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए अदलिया के आज़ाद ना होने के, प्रेशर लेने के, डिक्टेशन लेने के। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फरमाया, आपको सुनाते हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए, और करती है। हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूं। लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। क्या ही अच्छा होता अगर वो ऐसे कुछ केसेस का भी जिक्र कर देते, मजीद वजन आ जाता उनकी बात में। अगर वो ऐसे केसेस का जिक्र कर देते जिसमें जो ताकतवर हल्के हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा इस तरह से चला हो और उसके खिलाफ कोई इम्प्लीमेंटेशन की हो या कोई कानून साजी की हो या कोई एक्शन लिया हो, तो इस पर भी मजीद वजन आ जाता। लेकिन इसी दौरान आपने देखा होगा कि हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन जस्टिस राना शमीम साहब, उनका एक हल्फे जो एफिडेविट है वो सामने आया है, और उसके ऊपर भी बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह से जेल में रखा गया, कैसे मरियम नवाज की बेल को ब्लॉक किया गया चीफ जस्टिस साकिब निसार ने। लेकिन इस सारे मामले में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने क्या फरमाया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। सर जस्टिस शमीम साहब का बयान हल्फी सामने आया, उस पर कुछ कहेंगे सर? अरे यार को मौका सर उन्होंने आपका नाम लिया होगा, आपको सब पता है जो कुछ हमारा मौका है। सर अब तो उनका बयान हल्फी भी सामने आ गया। आप हैं सहाफी हैं? जी सर। तो मेरे अजीज, मेरा मौका तो बड़ा खुल के आ गया है, उसी वही मेरा मौका। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तमाम तर चीजें प्लान्ड हैं या कोई चीज ऐसी हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 62(1)(f) जो क्लॉज है जिसमें ताहयात पाबंदी को उसका जो मुद्दत है उसका तयन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हरकत में आई हुई है, और वो कहती है कि ये तमाम तर चीजें तो अल्लाह ताला भी माफ करने के लिए एक मौका देते हैं, माफी का एक मौका जरूर होता है, तो इसमें भी इसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। और हल्फे बयान, जिस तरह हमने बात की, जो बयान हल्फी आया है सामने राना शमीम साहब का, उस पर ये 4 साल खामोश क्यों रहे, और मजीद इस पर क्या होगा? और ऑफ कोर्स बुलडोज होने के बाद नेशनल असेंबली में, सेनेट में पीडीएम खासकर नून लीग क्या सोच रही है, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, उन्हीं का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जुबैर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है फॉर मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बयान हल्फी से ही शुरू कर लेते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी जस्टिस गुलजार अहमद साहब की भी, अली अहमद कुर्द साहब की तो हम चला नहीं सकते, अतर बिन साहब भी बोले और उन्होंने ये बात तस्लीम की कि जाहिर है कुछ कमजोरियां हैं, कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक सीन करते हैं, लेकिन अदरवाइज जुडिशरी आज़ाद है। और ये बयान हल्फी सामने आने से के बाद उनके बेटे भी सामने आ रहे हैं, और लेट्स जस्ट से कि बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं लग रहे, शायद इसीलिए आप लोग ये एफिडेविट लेके कोर्ट नहीं गए, और इसकी बुनियाद पर आप देख लीजिए अंसार अब्बासी साहब को, मीर शकील रहमान साहब को शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं। क्या फरमाइएगा? मेरा ख्याल है जस्टिस गुलजार की स्टेटमेंट से शुरू करते हैं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि उनकी जो कोर्ट है, और मेरा ख्याल है उनका जो मतलब था वो सिर्फ पिछले उस वक़्त से नहीं था जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं। जनरली ही वाज टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी कोर्ट्स और उनके जो फैसले हैं। उनका कहना यह है कि वो कभी भी उसमें किसी के दबाव में आके फैसला नहीं करते। मुझे नहीं पता, ना आपको पता कि किसके दबाव में वो आते हैं या नहीं आते, बट फैसले तो बहुत मुतनाज़ा होते हैं। मरियम नवाज़ का फैसला देख लें। मरियम नवाज़ को 8 या 10 साल की जेल बामुशक्कत, मतलब किस बात पर? मतलब आप सोचे कि करप्शन, और वो उसमें वो कहते हैं अबेटमेंट की थी। किस तरह से अबेटमेंट की थी? मतलब 93 में अगर मान भी लिया जाए कि 93 में अपार्टमेंट्स खरीदे थे, हाउ डिड मरियम नवाज, उनकी जो फर्स्ट एविडेंस है वो ट्रस्ट डीड है 2006 की, तो 13 साल अपार्ट
एक चीज हुई है और जिसको वो कह रहे हैं कि करप्शन में अबेटमेंट की है। अभी अपार्टमेंट तो बात की बात है, और ये भी बात की बात है कि वो मियां नवाज शरीफ के हैं या नहीं है, वो तो बात की बात है। सो एक तो वो फैसला, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है खराब फैसला कोई भी नहीं हो सकता। अगर उसको हमारी जुडिशरी ओन करती है तो बहुत ही एक ट्रेजिक बात है। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन। अब केस पनामा पर इमरान खान ने किया था कि उसमें वो हो सकता था, टैक्स एवेजन हो सकता था, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता था, करप्शन हो सकता था, किकबैक हो सकता था, और जो भी है चीजें हो सकती थी, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हो सकता था। किसी पर सजा नहीं थी। 8 महीने केस किसी और चीज पर चलाया और 10 वॉल्यूम जेआईटी के पता नहीं क्या भर भर के लेके आए और फैसला दिया कि जी बेटे की जो कंपनी थी उससे जो रिसीवेबल था, जो कि रिसीवेबल नहीं बनता, विद ऑल माय फाइनेंशियल बैकग्राउंड आई कैन चैलेंज दुनिया में आके कोई एक अकाउंटेंट या सीनियर से सीनियर कोई एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स ये कह सके कि वो रिसीवेबल है। बाय द वे, अगर वो रिसीवेबल होता तो पाकिस्तानी लॉ का रेफरेंस देते ना, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का क्यों रेफरेंस दिया था? पाकिस्तानी इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से कहते कि आपने गलत किया था, और उनको दे दी उम्र भर की डिस्क्वालिफिकेशन, और उसको हम ओन कर रहे हैं और उसको हम एडमायर करें और उसको क्रिटिसाइज भी ना करें। और मैं तो और केसेस में नहीं जाना चाहता, पिछले पता नहीं मौलवी तमीजुद्दीन से लेके और जुल्फिकार अली भुट्टो, और 2000 में जिस तरह से मार्शल लॉ वैलिडेट किया, कौन सा दुनिया में कानून है या कोर्ट है जो कि मिलिट्री इंटरवेंशन को वैलिडेट करता है, जो कि आर्टिकल 6 के अगेंस्ट है, और साथ में जनरल साहब को 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की भी इजाजत देता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि वो सारा कुछ किसी दबाव में नहीं था, तो फिर सारी मिस्टेक ओन करें। फिर ये तो बड़ी ज्यादती की बात है कि किस किस किस्म के साकिब निसार के जो फैसले हैं, जुलाई की 22 तारीख को 25 को इलेक्शन होना है, 22 तारीख की रात 11:30 बजे हनीफ अब्बासी को डिस्क्वालीफाई कर दिया उठा के, दानियाल अजीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन अ बिल्कुल विम्सिकल एक चीज पर कि जी उन्होंने वो किया है जो भी किया है। तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या क्या बताएं, हमारे तो दिल भरे हुए, हम तो सुन के हैरान रह गए कि जी हमारे कोर्ट्स का, और फिर जो 126 नंबर या कौन सा नंबर तो दुनिया की रैंकिंग में, वो किस लिए फिर 126 रैंकिंग है? अगर हमारे वैसी स्टैंडर्ड्स हैं जैसे यूरोप में या यूके में है। जी जी जुबैर साहब, मैं सुन रही हूँ। आप कह रहे हैं तो आप ये बात रद्द कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बात जो की है उससे उसकी आप मुखालफत कर रहे हैं जुबैर साहब, इन क्लियर वर्ड्स? मतलब मैंने तो आपको केसेस का बताया 1 2 3, मतलब अगर आपके पास टाइम हो तो मैं और केसेस का भी बता दूंगा कि वो केसेस नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप इख्तिलाफ कर रहे हैं ना। हाँ, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट लेट मी आल्सो नरेट, क्योंकि आप इसको और जिक्र करना। जब वो फैसला सुना दिया था डिस्क्वालिफिकेशन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया नैब को कि इनके खिलाफ 6 हफ्ते में 3 रेफरेंसेस फाइल करें। मुझे बता दे पाकिस्तान की तारीख में या कौन से कानून के तहत नैब को आप ऑर्डर कर सकते हैं कि जी आप, हमें तो ये बताया गया कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, चले आपने ऑर्डर कर दिया। साथ में ये भी बताया कि जी इनका फैसला जो होगा 6 महीने में आएगा, ताकि जब इलेक्शन जुलाई 2018 में हो तो उससे पहले वो कन्विक्शन आ चुकी होनी चाहिए। और ऊपर मॉनिटरिंग जज उनको लगाया जो 5 मेंबर बेंच के, जो ऑलरेडी उनके खिलाफ फैसला सुना चुके थे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ट्रायल से पहले डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 184(3), मेरा ख्याल है ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जब राइट ऑफ अपील नहीं होता सना, एक यूएन कन्वेंशन है जिसमें राइट ऑफ अपील इज गारंटेड फॉर एवरी सिंगल पर्सन एंड पाकिस्तान इज सिग्नेटरी टू दैट। जब आप सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेट अवे एक केस लेंगे और उस पर आप एक फैसला सुनाएंगे जिसकी राइट ऑफ अपील भी नहीं होगी, तो ये कौन से मतलब स्टैंडर्ड्स हैं? मैं तो नहीं एग्री करता, माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन आप ये बताइएगा कि लेकिन जस्टिस गुलजार साहब, चलें जस्टिस गुलजार साहब के टेन्योर में तो ये सब नहीं हुआ ना, जो केसेस का जिक्र आप कर रहे हो, तो शायद जस्टिस गुलजार साहब अपने ही टेन्योर की बात कर रहे हो और उस मामले में आप डिसएग्री करेंगे क्या? उस मामले में मैंने तभी कहा था कि मुझे हाँ। नहीं, बट सना मुझे नहीं पता था कि ये जस्टिस गुलजार ने सिर्फ अपने वो जब से वो चीफ जस्टिस है उसका जिक्र किया, बट आई वुड अज्यूम दैट ही वाज ऑब्वियसली ओनिंग ऑल दी रिस्पांसिबिलिटी रिसेंट पास्ट में।
अभी साकिब निसार का मैंने एक केस का जिक्र किया था और 2-3 डिस्क्वालिफिकेशंस का जिक्र किया था और जिस तरह से वो कोर्ट में बुला के जिस तरह से बातें करते थे। अब शर्जील मेमन, मैं ये नहीं कह रहा शर्जील मेमन के पास क्या था, वो शहद था या नहीं था, बट कहाँ दुनिया में मुझे एक एग्जाम्पल बता दे तारीख में उठा के कि कोई चीफ जस्टिस छापे मारते हैं। मतलब अब वो जो वहां लड़काना में जाके सेशन कोर्ट के जज में मीडिया के सामने चीफ जस्टिस तो डैम भी नहीं बनाता, लेकिन इज दैट व्हाट आवर कोर्ट्स आर। अब क्या करें अगर आप पॉलिटिशियंस वो काम नहीं करते? क्या नहीं काम करते भाई, उसकी अलग तो फिर या तो ये कहे कि हमारे कानून में या आइन में ये गैप्स हैं जिसकी वजह से ये सब चीफ जस्टिस को करना पड़ता है भाई, या तो ये बताएं। there is a manner in which you go on to proceed against anyone. अच्छा चले, let's come to राना शमीम साहब, let's come to राना शमीम साहब, ठीक है। चले राना शमीम साहब के एफिडेविट पे आ जाते हैं। अब जाहिर है ही इज नॉट कमिंग वॉलंटरली टू कोर्ट, एंड वो अब जाहिर है मरियम साहब भी कह रही हैं कि हम भी इतने सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं तो वो भी लगाएं, तो वो तो नहीं आएंगे। तो अगर वो नहीं आएंगे तो क्या आप जाएंगे, कोई डिक्लेरेशन लेंगे या आप कोई पिटिशन दायर करेंगे? क्या मतलब नून लीग खुद इसको केस को प्लीड करेगी या इंतजार करेगी कि सुओ मोटो लिया जाए? लेकिन हम तो इंतज़ार ये करेंगे सुओ मोटो, बिकॉज बेसिकली पीएमएलएन के पास तो कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मर चीफ जज जो गिलगित बल्तिस्तान के थे, उन्होंने संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। वो संगीन इस वजह से भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सिटिंग चीफ जस्टिस के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि जी 2018 में ये हुआ था। अच्छा, अगर ये हुआ था या नहीं हुआ था तो दोनों तरह से इंसाफ का तकाजा है कि उस पर फैसला ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ इम्प्लीकेशंस, क्योंकि दोनों तरफ बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तरफ मोहतरम चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, हमारी जाहिर है जुडिशरी के सबसे बड़े सरबराह हैं, और दूसरी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, और उनकी बेटी हैं जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है इस वक्त पाकिस्तान की। तो दोनों तरफ से बड़ा अलाउ मी सॉरी, आपको मैं रोकती हूँ, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लें फिर विल कम बैक टू यू। हाँ ठीक है, ठीक है, इंसाफ पे बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि 4 साल बाद उनका ज़मीर क्यों जागा? 4 साल वो क्या कर रहे थे? मतलब क्या, मतलब ही वाज स्लीपिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन और वाज ही वेटिंग ऑन हिज ओन टाइम, और मतलब क्या इसके रीजन है? और दूसरा ये कि ये 20 तारीख की जो पेशी थी, 17 तारीख की जो पेशी थी मरीम नवाज, उससे पहले क्यों आया? ये बात क्यों हुई? क्या ये टाइमिंग इम्पेकेबल है या नहीं? इस पर बात करेंगे जरा ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब, आई एम कमिंग बैक टू यू स्ट्रेट अवे क्योंकि वक्त कम है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अब मतलब ये जो बयान हल्फी का जो केस है, ऑफ कोर्स उसकी टाइमिंग पे बड़ी बात हो रही है। एक तो ये कि राना शमीम साहब 4 साल बाद क्यों बोले, और ये भी कि मरीम नवाज साहिबा की पेशी के बिल्कुल पहले ये बात क्यों लीक हुई, उसके बाद ये खबर का आना, उसके ऊपर आप क्या इसको एज अ साइन ऑफ सपोर्ट समझते हैं? आपके केस को मजबूती देता है या मजीद कमजोर करता है उनके बेटे की प्रेजेंस और एक्सपोजर के बाद? ज़ाहिर है बेटे को तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बेटे के जो भी उनका तरीक़ेकार है, एंड दैट इज़ नॉट, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी तरह से भी कोई एक अच्छा अंदाज है। सो आई डोंट हैव एनी सिंपथीज उनके बेटे के साथ। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो ओवरऑल एक बैकग्राउंड होता है, एक पार्टी ने सफ़र किया होता है और एक आके कोई भी शवाहिद इस किस्म के देगा तो हम तो समझेंगे कि हमारे जो नैरेटिव है उसको तक़वियत मिली है कि हम यही कह रहे हैं। और ये कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं। इससे पहले जज जो शौकत सिद्दीकी थे, उन्होंने तो बहुत सीरियस जिसको कहा जा सकता है कि डैमेजिंग किस्म का वो बात की थी, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी गए थे कि जी उनकी बात को सुना जाए। तो कोई ना कोई वक्त पर तो सुना जाना चाहिए, और अपनी तारीख को एक ठीक करने के लिए कि 4 साल बाद क्यों? 4 साल बाद क्यों? राना शमीम साहब को आफ्टर थॉट हुई थी? तो आप मेरे से सवाल, तो उनको बुलाए ना। और ये कौन है? अपने साकिब निसार, देखे ना, एक तरफ तो कहते हैं कोई हॉली कौन नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं साकिब निसार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? उनसे जिरा क्यों नहीं हो सकती? बताएं ना, आके क्लैरिफाई कर दें। वो तो आज आपने बयान सुना रहे थे, जो आप सुना रही थी उनका कॉन्फ्रेंस में, वहां भी अवॉइड कर रहे थे आंसर करना। भाई कौन है वो?
आंसर क्यों नहीं कर सकते? इतने बड़े बड़े आप जब ओहदे पर नहीं तो आप ये इनविटेशन क्यों सीख कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो सुओ मोटो लेकर आपको इनवाइट करे? आप क्यों नहीं खुद जाते? प्लीड योर ओन केस, लेके जाइए। देखें, पनामा का जो केस था ना, ये मैं आपको बताऊं कि पहले जब वो फाइल हुआ था तो वो रिजेक्ट कर दिया था रजिस्ट्रार ने। उसके बाद जस्टिस वो जो थे, जो हेड ऑफ द बेंच थे, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जस्टिस खोसा, उन्होंने खुद ये एडमिट किया था कि जी चूंकि वो लॉकडाउन करने इमरान खान आ रहा था तो हमने इमरान खान को कहा था कि आप आएं और हम आपकी पिटीशन लेंगे। तो एक तरफ तो इतनी फुर्ती दिखाते हैं वहां, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक एफिडेविट आया है, भाई उसको बिल्कुल आप चैलेंज करें, पर खच्चे उड़ा के रख दें जस्टिस शमीम को अगर उन्होंने गलत बयानी किया है। बट व्हाट इफ ही इज राइट? दिस इज द की क्वेश्चन, व्हाट इफ इज राइट? तो फिर किसी को छुपना But why don't you want to go and find out? Why don't you want to do it yourself? ये दूसरा कोई आपके लिए क्यों कर दे? ये दूसरे मतलब ये दूसरे के कंधे पे आप क्यों रख रहे हैं बंदूक? खुद चलाएं जाके। एक्सक्यूज मी, हम अपने कंधे पर चला चला के थक गए, हम कभी छुपे नहीं है। अगर हम दूसरे के कंधे पर चला रहे होते तो हम तो बड़े सेफ बैठे हुए होते। चलें, आप अपने कंधे को रेस्ट दें। ओके ओके, दिया गया जी ठीक। चले ठीक है। अदलिया इज नॉट जस्ट वन इदारा जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। जो पीडीएम है उसकी तो बहुत तनकीद का निशाना एस्टैब्लिशमेंट बन रही है। आप जाहिर है मिले हैं जनरल साहब से, जनरल बाजवा साहब से 2 बार, आई थिंक द थर्ड टाइम इनफॉर्मली ऑल्सो। बट ये बताइएगा कि मतलब क्या आपको कभी ये फीलिंग आई जो 1 पेज 2 पेज सेम पेज और ये जो यकीन दहानी करा रहे थे कि अस्करी हल्के अब न्यूट्रल हो गए हैं, ये तमाम तर चीजें आज खाकान अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की है कि 23 या 24 हमारे साथ मिल गए थे इनके MNAs और उसके बाद उनको फोन आए, दबाव आया, तो ये आप इसकी नफी करते हैं या इसको रीइंफोर्स करेंगे? देखिए अगेन बात ये, जैसे जजेस के केस में मैं ये कह रहा था, मुझे नहीं पता कि कहां से जोर आया या नहीं आया। एंड रिजल्ट ये होता है कि जी कुछ ना कुछ सब कुछ बदल जाता है और कई चीज़ें तो सबके सामने हुई हैं। MKM ने बिल्कुल खुल के एतराज़ किया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके जो मिनिस्टर हैं IT के काबीना में IT के मिनिस्टर भी हैं, अमीनुल हक, उन्होंने कहा कि जी ये जो मशीन है ये सही नहीं है और इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, और 4 दिन के बाद जाके वोट डाल दिए। तो फिर हम क्या समझेंगे क्या हुआ है? या तो हमें बताया जाए कि भाई ऐसी क्या चीज हुई है कि एकदम से रात को बता रहे हैं ना कि लाया वही लाए जो लाते हैं, वही लाते हैं, वही दबाव डालते हैं, वो हाँ वो लाए जो लाते हैं, बाद में उसको वो क्लैरिफाई कर रहे होते हैं सारे लोग। बात ये है कि अगर आप ये पूछ रही हैं कि क्या उनको कोई उधर से प्रेशर आया था जहां से एक्सपेक्ट मतलब नॉन पार्लियामेंट्री फोर्सेस से या एग्जीक्यूटिव कह दें जी नहीं, मैंने कहा कि अगर वो, क्योंकि वो कहते हैं ना, नहीं मुझे तो असद उमर ने प्रेशर डाला था, वो कुछ MNAs कहते हैं, या अली मोहम्मद ने प्रेशर डाला था। सर यानी कि प्रेशर डालने वालों जिन पे प्रेशर डाला गया है वो आपको आके बता दें कि प्रेशर डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले ले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 62(1)(f) की क्लैरिफिकेशन कर ले या अमेंडमेंट करा ले, मतलब ये तमाम चीजें दूसरे कर लें। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, मतलब ऑपोजिशन अब क्या करेगी? अब आवाम की तरफ देख रही है और क्योंकि सेनेट में या नेशनल असेंबली में या अदम एतमाद, मुझे प्लीज बता दें वे फॉरवर्ड। हाँ वे फॉरवर्ड। एक तो मैं अपनी कमजोरियां मानता हूं कि जी हमने उस तरह से जो केस, चाहे वो पार्लियामेंट में खास तौर पर, सेनेट में, बावजूद इसके कि जो हुकूमत ने हरकत की कल, और उसके बावजूद हमारे नंबर्स पूरे होने चाहिए थे, बिल्कुल ये इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। एंड वी हैव टू ओन आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस तरह से जंग लड़ेंगे जिस तरह से हमारा हरीफ है। अगर वो हमें लेफ्ट की दिखा के राइट की मारता है तो फिर हमें भी उसी तरह से तैयार रहना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बता दूं कि अगर नेशनल असेंबली में या सेनेट में या जॉइंट सेशन में उनको कोई विक्ट्री मिली है तो इट डज नॉट टेक अवे एनीथिंग, उससे गवर्नेंस नहीं इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। वो इतना ब्लैक हमारा चैप्टर एक ऐड हुआ है पार्लियामेंट्री तारीख में। सर वो तो आप इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करेंगे, लेकिन यानी कि नवाज शरीफ साहब का कोई अभी आगे का प्लान आपके साथ डिस्कस नहीं किया। आप क्या करेंगे? अदम एतमाद नहीं, लॉन्ग मार्च, धरना, क्या मतलब व्हाट्स द प्लान? अच्छा ये एक देखे ना, ये तो मैं उसके क्रेडिट अगर हम लेते हैं कि जी ये आज जो इमरान खान इतना डिस्क्रेडिटेड लग रहे हैं,
उसमें हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है तो शायद मेरी और आपकी डिसएग्रीमेंट कहीं ना कहीं होगा, बट आप ये क्या समझती हैं कि इमरान खान इतना डिस्क्रेडिटेड ऐसे ही है? स्कैम्स हमने अगर हाईलाइट, जाहिर है मीडिया हैज सपोर्टेड अस, बट स्कैम्स के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, मिस गवर्नेंस के हवाले से, आप अपनी कंट्रीब्यूशन बताएं हियर ऑन एंड आपकी तो क्या हम करते तो हैं, रोज तो बोलते हैं। कंट्रीब्यूट आवाम के अभी भी आप ये कह रही थी कि पेशावर में शायद बोलते ही रहेंगे ये अगर ये जी बिल्कुल बोलें, नहीं तो और चलें फिर मतलब ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आपको हर फोरम इस्तेमाल करते हैं जो मीनिंगफुल है। अगर आप चाहती हैं कि वो हम इमरान खान वाला तरीका इस्तेमाल करें कि सर एक और मुलाकात मेरा ख्याल है आप कर लें, मेरा ख्याल है जुबैर साहब अब मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है, अब एक और मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है, जरा देख लें वहां क्या है, 1 पेज है या 2 पेज है या सेम पेज है या फट गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच जुबैर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमें यहाँ पे लेना एक वक्त तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इस वक्त पीटीआई जो हमारे लिए साफ शफाफ इंतखाबात करना चाहती है, वो अपने डस्का इलेक्शंस के जो रिजल्ट आया है, इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, उस पर वो कितनी शफाफ और साफ है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। आज लाहौर में जहां आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मौजूद थे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी मौजूद थे, अली अहमद कुर्द साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला भी मौजूद थे, और उसी दौरान हमने देखा कि लाहौर में एक उर्स भी हुआ, खादिम रिजवी साहब का, साद रिजवी साहब वहां मौजूद थे, और उसके बाद वहां पर एजाज चौधरी साहब पहुंचे जो सेंट्रल पंजाब के सदर हैं पीटीआई के, उनसे मुलाकात भी की एज प्रॉमिस्ड। पता नहीं फूलों का हार वो लेके गए थे या नहीं, बट ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक एन अलायंस इन द मेकिंग। इस पर भी मजीद बात करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में गुफ्तगू की है, जरा वो उसका थोड़ा सा टुकड़ा आपको सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। आईन की इस्लामी हैसियत को खत्म करने की कोशिश की है, फिर कभी रियासत मदीना के मुकद्दस उन्वान के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। कभी कौन सा मुकद्दस उन्वान, कभी कौन सा मुकद्दस उन्वान। मुनाफिकों, बताना चाहता हूं, तुम्हारा बाप भी इन पर्दों के पीछे अब नहीं छुप सकता। अब हमने तुम्हारी गिरबान में हाथ डाल दिया है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से अमजद नियाजी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जमान कुरैशी साहब फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। नियाजी साहब, कोई गिरबान तक आपका हाथ कुछ फील हो रहा है आपको मौलाना फजल रहमान साहब का, आपको अपने गर्दन पे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौलाना साहब का गिरबान जो हमारे गिरबान तक इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं आएगा। वो अपनी फिक्र रखें, उन्होंने डीजल के परमिट लिए, हमने नहीं लिए। तो जिन्होंने डीजल के परमिट लिए है ना, उन तक अवाम के हाथ जाएंगे, उनके गिरबान तक। अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसी कोई बॉडी हरकत आज तक नहीं की और ना ही कौम का पैसा खाया है। और ये आज तक जितने भी मसाइल हैं ना, ये इन्हीं लोगों के पैदा करदा मसाइल हैं और कोई एक दिन में इकॉनमी नहीं ठीक होनी। इन्होंने 72 साल कौम को उस दलदल में धकेला है और धकेलते धकेलते पाकिस्तान का कोई इदारा इनसे महफूज नहीं रहा। और आज जो कुछ भी मैं समझता हूँ कि जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या गवर्नमेंट को जो आ रही है, उसकी बुनियादी वजह है कि जब आपका मुल्क सावरन ही, इस इकोनॉमी जो है वो सावरन ही नहीं रही थी, तो ये मसाइल तो आने थे। काश कि इस पाकिस्तान को उस नहाज तक लेके जाते कि इसकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती, लोग इंडिपेंडेंट होते, पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो सिस्टम रखता। लेकिन ये तो सब डबो के गए हैं, पुराने पापी हैं और ये बड़के सड़के जरूर मारते रहेंगे। बड़कों पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है न्याज़ी साहब, ठीक है न्याज़ी साहब, थैंक यू। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर दिया। अगर बड़के मार रहे हैं तो ठीक है, वो आपका उनके गिरबान तक आपका हाथ जाएगा, आपके गिरबान तक उनका हाथ नहीं आएगा। ठीक है, मैं हैदर जमान साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जिस तरह बताया कि अदलिया आजाद है और बिल्कुल आजाद है, लेकिन आइन पर पहरे हैं, आइन को तोड़ा जाता है, आइन को मरोड़ा जाता है। पार्लियामेंट बालादस्त भी है, लेकिन पार्लियामान कह रही है कि जी हमारा तो कोई असर रसूख ही नहीं है, हमें तो बिल्डोज कर दिया जाता है। आप किस नैरेटिव के साथ हैं?
बहुत शुक्रिया सना। मैं आपके पहले सेगमेंट में भी गुफ्तगू सुन रहा था ज़ुबैर साहब की, और आपने बड़े अच्छे और अहम सवालात पोस्चर किए। कुछ चीज़ें शायद वो जवाब नहीं दे पाए, और मैं भी जसारत करूँगा बिकॉज़ ये एक बहुत अहम मामला है। और ये सुप्रीम कोर्ट की और कोई भी इदारा हो, अफवाज के इदारे हों, पार्लिमान हो, ये सब अपनी एक इनफरादी हैसियत में इनका इज्जत भी है, एहतराम भी है। लेकिन ये बड़ी एक आयरॉनिकल और एक सटायरिकल बात है कि जब भी कोई इदारा या उसका सरबरा ये कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, हमारा इदारा आज़ाद फैसले करता है, हम खुद मुख्तार हैं, वज़ीर आज़म जब कहता है कि मैं ताकतवर वज़ीर आज़म हूँ, जब कोई कहना शुरू कर दे कि मैं आज़ाद हूँ, मैं सही फैसले करता हूँ, तो फिर दाल में यकीनन कुछ काला होता है। आप देखिए ना कि हमें एक चीफ जस्टिस मिले और उनके समर के नतीजे में हमें एक आज़ाद अदलिया मिली, सो कॉल्ड। उस आज़ाद अदलिया के बाद बहुत सारे लोग जो तहरीक में नारेबाजी करते थे, टेलीविजन स्क्रीन के सामने नाचते थे, गाते थे, उनमें से बहुत सारे लोग फिर कहीं और पहुंचे जहां वो फैसले करने लग गए। उसके बाद एक और साहब आए, उनका एक जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर था, और आप माजी में चले जाएं 60s में 50s में आपको ऐसे फैसले मिलते हैं। तो मेरा तो मैं एक मासूमाना सवाल है एज अ वेरी स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिसिंग पर्सन कि अगर वाकई, और हमें कोई शक और शुबा नहीं है उनकी नीयत में और उनकी इस बात में, तो दो तीन चीजों का लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। एक सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों वाली वीडियो है, उसका सो मोटो लिया था उन्होंने। एक असगर खान केस है, भुट्टो का रेफरेंस है, ये बहुत सारे मामलात है ना। पर ये क्या माजरा है कि कच्चे आम की बोतलें हो तो सुओ मोटो ले लेता है, इन्हीं का ही कोई फाजिल जज माजी से, और कोई हॉस्पिटल की विजिट कर लेता है, कोई डैम फंड रेजिंग कर लेता है। मैं मतलब चेकर्ड हिस्ट्री। तो अगर वो अपनी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मुझे 70 की या 60 की दिहाई का कराची चाहिए, तो यकीनन आप आधा शहर मिसमार कर दें तो आपको पुराना शहर मिल जाएगा। तो कहने की बात यह है। और लाहौर में भी एक फाजिल जज साहब आए, उन्होंने भी आज से 8-10 साल पहले फैसला दिया इसी अदालत ने, और बहुत सारे प्लाजे गिरा दिए, बहुत सारी चीजें कर दी। ठीक है हैदर साहब, सॉरी वक्त की कमी है, मैं आगे बढ़ूंगी जी। मैं चलें। हम ये समझने से कासिर है सना कि जब ये कहा जा रहा है, और सीनियर बार के एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के लोग हैं, फाजिल एक्स जजेस हैं, और ये बड़ी अगेन हैरान कुन बात है कि हम जब रिटायर होते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट हो या जज हो या कोई और हो, फिर हमारा जमीर भी जाग जाता है, हमारे एफिडेविट भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। शायद उस वक्त हम हिम्मत नहीं कर पाते या कोई और मजबूरियां हैं। तो इंट्रोवर्ट भी देखना चाहिए। मुझे बताएं ना, ये कोई ये बता सकता है कि फाजिल अदालत हो या उसके मातहत हाई कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, इज ऑल वेल? Is everything being followed as per the national judicial policy? ठीक है, let's ask न्याज़ी साहब, is all well? आप अग्री करेंगे अदलिया आजाद है, अदलिया आजाद है, या जो बात ये कर रहे हैं? एक मिनट कुरैशी साहब, ठीक है कुरैशी साहब, ठीक है कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि आप इससे इख्तिलाफ करेंगे कि आपको भी अदालत से कभी कोई शिकायत रही है? अदालतों से शिकायत होती है। देखिए, अदालतों को अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए। जब हम सेमिनारों में या 4 कॉलम की सूरतों में अदालत बोलती है। मेरा जाती तजुर्बा है कि मेरे वालिद साहब केस लड़ते रहे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इंडस मोटर्स के खिलाफ मेरे भाई की जो डेथ हुई थी गाड़ी में, तो उसमें SRS सिस्टम नहीं खुला था, और हमने उनके खिलाफ जो है, बड़े लोग थे इंडस मोटर्स, बड़े बड़े वकील लेके आते हैं जो टीवियों पे नजर भी आते हैं, और वहां पे टीवी पे तो उनको बड़े बड़े फलसफे झाड़ते हैं हकायक से इंसाफ के लिए, लेकिन जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो लूट मचा रखी है। तो खुद पे मुझे अभी तक, मेरे वालिद साहब 2012 के अंदर उनकी डेथ हुई, और उसके बाद मैं और मेरी जो नीज है वो हम केस लड़ रहे हैं पिछले, आप खुद सोचें 2012 से अब 2021 और 22 होने वाला है। तो अब इंसाफ तो देखिए मुश्किलात हैं, अब लोअर कोर्ट्स हैं, फिर अपर कोर्ट्स हैं,
इश्यूज तो हैं। देखिए इतने ज्यादा केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, लेकिन मुश्किलात से तो दो चार है अदलिया। नहीं, मेरा सवाल सुने सर न्याजी साहब, मैं कह रही हूँ वो तो मुश्किलात से तो दो चार है हमारी अदलिया और हमारा इंसाफी निजाम, लेकिन इंसाफ का निजाम। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कह रहे हैं डिक्टेशन आती है या कहीं से प्रेशर आता है, उसको डिनाई कर रहे हैं, तो आप इससे तो अग्री करेंगे ना, कोई डिक्टेशन कोई प्रेशर नहीं आता। मैं इससे असल इशू ये बना है कि नजरिया जरूरत ने जन्म लिया, तो नजरिया डिसएग्री नहीं कर सकता। मौलवी अदलिया की के बाद जो है जुडिशियल हिस्ट्री में, फैसला साजी में, प्रोसेसेस के बाईपास होने में, यानी कोई केस है वो फाइल होने से पहले और जो केस लगना चाहिए वो 10 साल उसकी बारी नहीं आती। ये जो चेरी पिकिंग है या जो मार्किंग ऑफ केसेस है, सना मैंने बात करनी है जैसे उसने कुरैशी साहब ने करनी है। जी जी न्याजी, एक मिनट, जी जी आपने न्याजी साहब आप बोलिए जी नाजी, एक मिनट जी। कि मौलवी तमीजुद्दीन केस को उठा के देखे ना, नजरिया जरूरत को जन्म दिया। असल में बात ये है कि चाहे मैं समझता हूँ अदलिया हो, इंतजामिया हो, आप इवन मतलब समझ ले जैसे कि मीडिया हो, हम हो, हमने हर एक ने आप तजावज की है, अपनी चीजों से तजावज करते गए। और आप सोचें कि आप देखिए गाड़ियों पे लिखा होता है कि ये मीडिया की गाड़ी है, वो छोटा सा हमारा भाई होता है, वो चाहे वो उसके पास कोई अखबार हो ना हो, मीडिया का कोई कार्ड हो ना हो, उसने एक मतलब अपनी गाड़ी के पीछे लिखाया होता है प्रेस। तो मतलब तो ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गई। हाँ ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ बात ये है कि जी मैं आपका पॉइंट समझ गई। ठीक है, हाँ तजावुज बड़ा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जी। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में अब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना, हर एक को कानून के दायरे अपनी डोमेन के अंदर अगर वो प्रॉपर काम करे, चाहे हम है वो करना है, चाहे इंतजामिया है, चाहे मतलब इवन पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट अगर जो कि विल ऑफ द पीपल है ना जी, और विल ऑफ द पीपल अगर वहां पे लोगों के मसाइल पोर्ट्रे नहीं करेगा, एक्चुअल उनकी पोजीशन पोर्ट्रे, अब वहां पे क्या आता है, हम जब जाते हैं इवन एमएनएस जाते हैं वहां पे, तो हमें वहां पे बैठना चाहिए, लेजिस्लेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू कट यू ऑफ हियर, सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम। हैदर जमान कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। आखिर में यही कहेंगे कि अदलिया आजाद है, डिक्टेशन या प्रेशर नहीं लेती, और एस्टैब्लिशमेंट नॉन पार्टिजन है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो प्रेशर डालती नहीं है। तो फिर ये बार बार जो हमारे सियासतदान ये गिरदानते हैं कि हम पे दबाव डाला जाता है, हम पे प्रेशर डाला जाता है, वो किस इल्यूजन में रहते हैं या वो किस डिल्यूजन में रहते हैं? सच की तलाश जारी रहेगी। स्टे विद अस एंड स्टे विद गूंज। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।